नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद जारी है। दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर कर्नाटक तक भारत बंद का असर दिख रहा है। किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक यानी 4 घंटे का सांकेतिक बंद बुलाया था, लेकिन इसका असर सुबह 8 बजे से ही दिखने लगा। तमाम राजनीतिक दलों ने सुबह 8 बजे से ही बंद के तहत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा आहूत भारत बंद के मद्देनजर मंगलवार को राज्य के लगभग सभी बड़े शहरों में व्यापारिक संस्थान बंद रहे। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया है। सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर निकले तथा लोगों से समर्थन का अनुरोध किया। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद में मंगलवार को कुछ ऑटो और टैक्सी संघों ने भी भाग लिया और सड़कों पर वाहनों को नहीं उतारने का फैसला किया। कांग्रेस और वाम दलों के समर्थकों ने मंगलवार को किसानों द्वारा आहूत भारत बंद के समर्थन में राज्य में कई स्थानों पर रेल पटरियों को जाम किया और सड़कों पर धरना दिया। उधर कोलकाता में माकपा के कार्यकर्ताओं और एसएफआई तथा डीवाईएफआई के सदस्यों ने लेक टाउन, कॉलेज स्ट्रीट, जादवपुर और श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग जाम की। वाम दल और कांग्रेस समर्थकों ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ नारे भी लगाए। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे मंगलवार को एक दिन के अनशन पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद रखने की भी अपील की है। हजारे ने कहा कि देश में आंदोलन होना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने और वो किसानों के हित में कदम उठाए। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को राजनीतिक दलों का भी साथ मिला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। गांधी ने ट्वीट के जरिए देशवासियों से किसानों की आंदोलन में शामिल होने की अपील की। राहुल के अलावा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बंद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी जी, किसानों से चोरी बंद करो। सभी देशवासी जानते हैं कि आज भारत बंद है। वहीं प्रियंका गांधी ने सरकार पर अमीरों की थाली भरने के आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगाकर हमारी थालियों को भरता है, उन किसानों को भाजपा सरकार अपने अरबपति मित्रों की थैली भरने की दबाव में भटका हुआ बोल रही है। भाई राहुल की ही तरह प्रियंका ने भी किसान आंदोलन से जुड़ने की अपील की और उन्होंने आगे लिखा कि ये संघर्ष आपकी थाली भरने वालों और अरबपतियों के बीच है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का राज्य में खासा असर रहा। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। यहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई, पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस ने बीच बचाव किया तो वहीं जयपुर के चांदपुल बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ता दुकानें बंद करवाने गए। यहां उनके दुकानदारों से झड़प हुई और आपस में हाथापाई और धक्का मुक्की की नौबत आ गई। तब पुलिस ने उनको दूर किया। उधर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद जयपुर में परकोटी के बाजारों में ट्रैक्टर चलाकर दुकानों को बंद करवाने निकले। उन्होंने किसानों का समर्थन करने और दुकानदारों से बंद को सफल करवाने की अपील की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बंद का समर्थन आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। बंद में सरकार के इशारे पर अराजकता की हद पार हो गई। कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर पथराव किया। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अराजकता का माहौल बना रही है। घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मंगलवार को पीसी में बताया कि कुछ वैक्सीन कैंडिडेट्स को अगले कुछ हफ्तों में लाइसेंस दिए जा सकते हैं। सीरम भारत बायोटेक और अमेरिकी कंपनी फाइजर ने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है और सरकार ने कहा कि तीनों को या फिर इन तीनों में से किसी एक को जल्द मंजूरी दी जा सकती है। सरकार ने कहा कि शुरुआती चरण में 1 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। मौजूदा कोल्ड चेन में 3 करोड़ वैक्सीन के स्टोरेज की क्षमता है और इसके अलावा कोविन सॉफ्टवेयर पर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का डाटा भी अपलोड किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स और वैज्ञानिकों से बात भी की थी। देश में अभी 6 कोरोना वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है।
दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के साथ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाली है और इसके मुताबिक सरकार को एक डोज 250 रुपए में दिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने भारत में कोविशील्ड के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है और सरकारी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इस पर कोई फैसला हो सकता है। इमरजेंसी अप्रूवल की प्रोसेस को पहले ही तेजी दे दी गई और यदि सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी से देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर विकसित किया है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके फेज 2 व 3 के ट्रायल करवाए हैं। SII के CEO अदार पूनावाला ने भी कहा था कि वैक्सीन का एक डोज भारत के प्राइवेट मार्केट में 1000 रुपए में उपलब्ध होगा। सरकार के साथ बड़े पैमाने पर सप्लाई डील कम कीमत पर होगी। शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि यह वैक्सीन $3 यानी कि 225 रुपए से 250 रुपए में सरकार को उपलब्ध करवाई जाएगी। पूनावाला ने यह भी कहा था कि उनका फोकस सबसे पहले भारत में वैक्सीन को सप्लाई करने पर है। भारत में 97 लाख से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और अमेरिका के बाद दुनिया भर में पॉजिटिव केस के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है और इस समय फाइजर की वैक्सीन ने भी भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। हालांकि उसकी वैक्सीन की कीमत 1450 रुपए प्रति डोज के आसपास रहने की उम्मीद है और फाइजर ने कहा कि यदि सरकार के बड़े पैमाने पर कोई सप्लाई डील हुई है तो कीमत कम भी हो सकती है। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। उधर स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने भी अपनी वैक्सीन के लिए सरकार से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है और इस वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसकी कीमत क्या होगी इस पर फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। फिर भी इस वैक्सीन का डोज भी 300-400 रुपए प्रति डोज रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान में मोबाइल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा और इस महामारी का टीका जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस के चौथी संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश को दूरसंचार उत्पादों, उनके डिजाइन, विकास और विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने 5वीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा या फिर 5G मोबाइल नेटवर्क को जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे मल्टी जीपीएस के पीक डेटा स्पीड उपलब्ध हो सकेगी। मोबाइल प्रौद्योगिकी को जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पारदर्शिता और कोरोना महामारी के दौरान रोजमर्रा के काम करने में काफी मदद मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 का टीकाकरण अभियान चलाने के लिए इससे मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने इसका ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल प्रौद्योगिकी से लाखों लोगों को अरबों डॉलर का फायदा हुआ है और इसकी वजह से ही आज नकदी रहित लेन देन बढ़ा है। मोदी ने मोबाइल प्रौद्योगिकी को जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरी लाने वाला बताया और कहा कि आज भारत मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में दुनिया का सबसे पसंदीदा केंद्र बनकर उभरा है। मां की हत्या की मुख्य गवाह एक 5 साल की बच्ची लावण्या अब अपनी मौसी के साथ रहेगी। मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संदीप मेहता ने लावण्या से पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है और इस पर लावण्या ने वहां खड़ी अपनी मौसी सुमित्रा कंवर की तरफ इशारा किया और इसके बाद खंडपीठ ने लावण्या को उसकी मौसी को सौंपने का आदेश दिया। लावण्या को गोद में लेते ही मौसी के आंसू बह निकले और उन्होंने राहत की सांस ली। 5 वर्षीय लावण्या के नाना मोहन सिंह की तरफ से खंडपीठ को बताया गया कि उनकी पुत्री सुनीता कंवर की शादी हरियाणा के भिवानी निवासी परविंदर सिंह के साथ की गई थी और इस साल की शुरुआत में सुनीता कंवर की हत्या हो गई। हत्या के समय लावण्या अपनी मां के साथ में थी। मोहन सिंह की ओर से कहा गया कि बाद में लावण्या के बयान 164 में दर्ज किए गए और इसमें बच्ची ने कहा कि मेरे पापा ने मम्मी को मार दिया। इसके बावजूद भिवानी के जांच अधिकारी व बाल कल्याण समिति ने 19 मार्च 2020 को बच्ची की कस्टडी उसके पिता व दादा दादी को सुपुर्द करवा दी। मुख्य गवाह होने के कारण अपनी दादा दादी के साथ रह रही बच्ची की जान को खतरा है। यह बच्ची पहले से ही जोधपुर के एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। ऐसे में इस बच्ची को वापस उसकी मौसी सुमित्रा कंवर को सौंपा जाए। सभी पक्षों को सुनने के पश्चात खंडपीठ ने जोधपुर के पुलिस उपायुक्त पश्चिम को 8 दिसंबर को इस बच्ची को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। लावण्या को उसके नाना की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश किया गया।
कोरोना के कारण ऑनलाइन होने वाली सुनवाई के बावजूद मंगलवार को लावण्या ने नाना नानी व मौसी के अलावा उनके वकील को विशेष रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बच्ची से पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है और इस पर लावण्या ने वहां खड़ी अपनी मौसी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। इस पर खंडपीठ ने भी उसे मौसी के साथ भेजने का आदेश दिया। प्रदेश में सरकार ने अब बजरी के विकल्प के तौर पर मैन्युफैक्चर्ड सेंट को बढ़ावा देने का फैसला किया है। गहलोत कैबिनेट ने बैठक में एम सेंट नीति को मंजूरी दे दी है। एम सेंट नीति के तहत अब एम सेंट यूनिट का उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। एम सेंट बनाने वाले यूनिट्स को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 के तहत सभी लाभ और रियायतें दी जाएंगी। नीति के तहत खनन क्षेत्रों में उपलब्ध ओवरबर्डन डंप्स को एम सेंट के उत्पादन के लिए कैप्टिव प्रयोजनार्थ 10 साल की अवधि के लिए नीलामी के परमिट जारी किए जाएंगे। खनिज मैसनरी के स्टोन के खनन पट्टा आवंटन में एम सेंट यूनिट के लिए अलग से प्लाट आरक्षित किए जाकर कैप्टिव प्रयोजनार्थ नीलाम किए जाएंगे। एम सेंट के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले ओवरबर्डन पर देय डीएमएफटी की राशि में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। पहले से लगी एम सेंट यूनिट्स और क्रेशर यूनिट्स भी एम सेंट उत्पादन के लिए परमिट या खनन पट्टा लेने के पात्र होंगी। जोधपुर कमिश्नरेट के एक एएसआई के खिलाफ महिला ने सूरसागर थाने में दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है। एएसआई को अब निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ दुष्कर्म में अनुसंधान किया जा रहा है। आरोप है कि एएसआई उसे धमकाता रहा है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस की तरफ से जांच आरंभ की गई। पुलिस ने बताया कि एएसआई ओमार राम पर एक महिला ने आरोप लगाते हुए सूरसागर थाने में रिपोर्ट दी है और महिला का आरोप है कि वर्ष 2020 फरवरी में उसका कोई चालान हो गया था। तब एएसआई ओमार राम के संपर्क में और इस पर उसने चालान छुड़ाने का झांसा दिया और उससे दुष्कर्म किया। वह कई बार उसे दुष्कर्म करता रहा। फिर वह सूरसागर से मकान खाली कर रातानाड़ा एरिया में रहने के लिए चली गई, जहां पर भी वह पहुंचा और दुष्कर्म करने के साथ उसे धमकाया। यातायात एवं मुख्यालय के डीएसपी राजेश मीणा ने उसे निलंबित करने की आदेश जारी कर दिए और साल 2016 में भी एएसआई उमाराम एक बार पहले भी निलंबित हो चुका है। तब उसने एक विधवा महिला व उसके बेटे के किसी मामले में सहयोग करने की बात कहकर उनके साथ ज्यादती करने का आरोप लगा था, जिसमें थाने में सहयोग की एवज में एएसआई ने रिश्वत के साथ असमत मांगी थी और जिस पर उसे निलंबित किया गया था। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। स्टैंड टुडे टीम की ओर से नमस्कार।